प्रश्न है आपका, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है? तो कौन से फील्ड के अंदर ये चीजें आती हैं? शारीरिक विकास के अंदर, गत्यात्मक विकास के अंदर, सामाजिक विकास के अंदर, या संज्ञानात्मक विकास के अंदर? पहले आप लोग कमेंट करके अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा और आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट में अपना आंसर लिख दीजिएगा। चलो फटाफट से सब लोग अपना आंसर लिखते रहो। हाँ जी, शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर देना आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, है ना। अगर कोई नया स्टूडेंट भी है तो सब लोग जान लो कि क्लास में आते ही सबसे पहला काम है आपका वीडियो लाइक करना। जैसे ऑफलाइन क्लास में आके आप अटेंडेंस देते हैं ना, सबसे पहले तो यहाँ आने का अटेंडेंस है आपका लाइक। तो सब लोग एक लाइक करेंगे आते ही, है ना, तभी हम भी मोटिवेट रहेंगे और बहुत जबरदस्त क्लास आपकी होगी। अब देखिए क्या पूछ रहा है, सिंपल सी चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है, केवल शब्दावली वो कठिन यूज करता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। क्या है उसने कहा है कि विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अब विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं विकास के? जो प्रकार होते हैं, संज्ञानात्मक विकास है, भाषा विकास है, सामाजिक विकास है ना, नैतिक विकास है, तो ये सारे प्रकार हैं, ये सारे क्षेत्र हैं। तो इसने बोला क्षेत्र जो होते हैं वो मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने के लिए प्रतिच्छेद करते हैं, यानी या तो अलग अलग चीजें अलग अलग विकास के अंदर आती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तर्क की चर्चा करती है या इन चीजों को अपने अंदर लिए हुए है? तो ये जितनी भी कौशल इसने दिए हैं, ये सारे किससे रिलेटेड है? आपके ब्रेन से रिलेटेड है भाई। आप चिंतन करोगे तो दिमाग से करोगे, समालोचनात्मक चिंतन, तर्क लगाओगे तो दिमाग से लगाओगे, समस्या समाधान करना भी आपका दिमाग का ही काम होता है। और जो ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो कौन सा है? वो है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। शारीरिक विकास तो आपके शरीर की वृद्धि है भाई, आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी लंबाई बढ़ रही है, तो वो शारीरिक विकास। गत्यात्मक वो है जिसमें आप फंक्शनिंग करते हैं, दौड़ना, भागना, कूदना, तैरना, साइकिल चलाना, सारी गति जितनी होती है। सामाजिक विकास में आप दुनिया में रहना कैसे है, लोगों से कैसे बात करनी है ना, किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करनी है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ आपका आंसर राइट हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, मजेदार तरीके से करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीटेट पास कराना मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग ऐसे टीचर एकेडमी पे आ चुके हैं 100% सीटेट उनका क्लियर होगा, क्योंकि अब तक का रिजल्ट हमारा टॉप क्लास रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिजल्ट हमने दिया है, ऐसे टीचर एकेडमी नंबर 1 पे है रिजल्ट देने के मामले में। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। विकास जो है वो खालिस्तान से की ओर होता है, यानी किससे किसकी ओर बढ़ता है? सिर से पैर की ओर, जटिल से सरल की ओर, बाह्य से केंद्र की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर? तो बताएंगे आप पहले अपना आंसर कमेंट में लिख के, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी जल्दी लिखेंगे फटाफट से सब लोग आंसर। चलिए तुरंत सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया आंसर करते हैं आप लोग। गारंटी बैच वालों ने तो मजे बांध रखे हैं भाई, गारंटी बैच वाले बच्चों के आंसर तो धड़ाधड़ से आ रहे हैं। देखिए आपसे पूछा गया है विकास किस दिशा में चलता है, तो सीधा सीधा जवाब है सिर से पैर की ओर, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं शीर्षगामी सिद्धांत। क्या कहते हैं? शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं कि बच्चे के सिर से पैर की ओर विकास होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप नेचुरली देखेंगे, जब बच्चा पैदा होता है ना तो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है गर्दन संभालना। आप कभी माताओं से सुनो, जब कोई जो है बच्चा पैदा होता है, उसकी जो माता होती है उससे पूछेंगे कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा, तो जब वो कहती है ना कि अब तो इसने गर्दन संभालनी सीख ली है, तो बड़ी खुशी होती है उसको, क्योंकि उसका बच्चा क्या कर रहा है, डेवलपमेंट को प्राप्त। तो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है गर्दन संभालना। फिर उसके बाद में गर्दन के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, तो बच्चा बैठना सीखता है। बैठने के साथ फिर बाद में घुटने के बल चलना सीखता है। घुटने के बाद जो है वो फिर खड़े होना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा। यानी सिर से पैर की तरफ को आपके डेवलपमेंट होते हुए जा रहे हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। जटिल से सरल नहीं होता, सरल से जटिल होगा। पहले सरल चीजें सीखता है आदमी, कोई भी हो, पहले आसान चीजें सीखता है, बाद में जटिल। बाहर से केंद्र नहीं होता, केंद्र से बाहर होता है। अब कमेंट करके बताओ कि जो केंद्र से बाहर होता है, इस विकास के सिद्धांत का नाम क्या है?
जैसे मैंने एक तो आपको बता दिया कि सिर से पैर चलेंगे तो शीर्षगामी, अगर केंद्र से बाहर की ओर चलेंगे तो इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताओ। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है, पहले सामान्य चीजें आती हैं, बाद में स्पेसिफिक आएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका क्लियर हो जाता है। समझ गए बात? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यहां पर, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान खाली स्थान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और खाली स्थान सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? जनसंचार माध्यम और परिवार, विद्यालय और परिवार, परिवार और विद्यालय, मुद्रित माध्यम और जनसंचार माध्यम। तो बताइए खाली स्थान में किसको रखना चाहेंगे आप? चलिए तुरंत अपना अपना आंसर लिखेंगे। जी, पेपर 2 का एग्जाम कौन कौन दे सकता है? बीएड वाले दे सकते हैं, डीएलएड वाले भी दे सकते हैं पेपर 2 का, जो बीटीसी वाले होते हैं वो भी दे सकते हैं। जी सर, ऐड बंद करवा दीजिए ना प्लीज़। भाई कम करवा दिए हैं, बंद तो पूरी तरह से मत कहो बंद करने के लिए, क्योंकि हमारी भी रोजी रोटी इसी से चलती है। मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया तो यूट्यूब की तरफ से एक भी पैसा मुझे नहीं मिलेगा। मैंने ऑलरेडी कम कर दिया है। अब आपको एक ऐड 18 मिनट के बाद दिखेगा। अगर अभी ऐड दिखा है आपको, तो अब 18 मिनट के बाद दूसरा ऐड दिखेगा आपको। तो कम कर दिया। पहले क्या है, यूट्यूब अपनी मन मर्जी चला रहा था कि हर 5 मिनट में ऐड, हर 5 मिनट में, क्योंकि यूट्यूब का भी फायदा होता है ना ऐड दिखाने में। लेकिन अब मैंने कम कर दिया है, तो इससे हालांकि मेरा खुद का भी नुकसान होगा, मेरी इनकम जो है वो कम हो जाएगी इससे। लेकिन आप लोगों का जो कंफर्ट है वो ज़रूरी है, आप लोग पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बीच में से सारे ही हटा दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। नहीं भी पैसा आएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बाकी आप लोग जो है देखते रहो क्लास। मैं शुरू वाला ऐड रखूंगा बस एक ऑन, बाकी बीच वाले हटा दूंगा सारे कल से, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान खाली स्थान सामाजिकरण की, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है प्राथमिक कारक कौन सा रहेगा? अब प्राथमिक सबको पता है एक ही होता है, और वो होता है परिवार। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परिवार जो होता है वो प्राथमिक कारक है, और सेकेंडरी कौन हो जाएगा? आपका विद्यालय हो जाएगा। बल्कि विद्यालय के अलावा सारे सेकेंडरी हैं, जितने परिवार के बाद आएंगे, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो जनसंचार माध्यम हो, चाहे मीडिया हो, चाहे दुकानदार है, पड़ोसी हैं, स्कूल है, टीचर है, सब क्या है, सेकेंडरी में ही आते हैं। परिवार, माता पिता, भाई बहन, यही लोग हैं जो फर्स्ट में आएंगे, यानी प्राथमिक में। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए बात? हाँ जी, क्या कह रहे हो डीएलएड वाले? क्या डीएलएड वाले भी सेकंड पेपर दे सकते हैं क्या? आगे प्रमोशन के लिए काम करता है वो। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं डीएलएड वाले, मैंने मना नहीं किया आपको, बिल्कुल। भाई डीएलएड वाले जो है दोनों पेपर दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। डीएलएड या बीटीसी जो है, ये दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। बीएड वाले जो होते हैं ये ओनली सेकंड पेपर देंगे, ठीक है। और जो एक होता है कोर्स आपका जेबीटी, और एक होता है डीएलएड, ये डिप्लोमा है, सॉरी डीएड होता है, डीएड। एक होता है डीएड। तो ये डीएड वाले जो है और जेबीटी वाले, ये ओनली फर्स्ट पेपर देते हैं, ये ओनली फर्स्ट पेपर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम चलेगा। समझ गए बात? ये देख लेना। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो क्या होगा? आगे अनुकरण होगा, असंतुलन होगा, संरक्षण उत्पन्न होता है, या विकास का समीपस्थ विकास का क्षेत्र आता है। तो क्या आएगा बताओ खाली स्थान में? चलिए लिखिए, बताइए। लाइक करते रहो भाई, देखो कंजूसी मत करो, लाइक, है ना। मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करता, तो आपको लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। चलो तुरंत अपना एक कमेंट को नीचे कट करो इधर से, और लाइक करो सब लोग, जिसने नहीं किया, ईमानदारी से। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ, तो क्या होगा देखो, जीन प्याजे के हिसाब से सवाल पूछा गया है, अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, यानी आपने कोई विचार उत्पन्न किया दिमाग में, और उस विचार से आपको क्या नहीं मिला? संतुष्टि नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल ये समझेंगे, एक सवाल आप सॉल्व कर रहे थे गणित का, आपके दिमाग में फॉर्मूला आया, है ना, आपने उसको यूज किया, फॉर्मूले को, सवाल सॉल्व किया, लेकिन उत्तर गलत आया, उत्तर सही नहीं आया। तो क्या होगा? उत्तर जब गलत आएगा तो आपको गुस्सा आएगा, है ना, और आपको जो है चिड़चिड़ापन महसूस होगा, है ना। जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं, नई चीज को अपने ज्ञान में ऐड कर लेते हैं, तब तो होता है संतुलन। जब हम किसी चीज को सीख लेंगे तो संतुलन होगा, लेकिन जब नहीं सीख पाए तो असंतुलन होगा।
तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, क्योंकि अनुकरण जो होता है वो तो नकल करने को कहता है जिसका कोई लेना देना नहीं है जीन प्याजे से। जीन प्याजे ने पूरे सिद्धांत में कहीं भी अनुकरण का जिक्र नहीं किया। संरक्षण जो होता है ये अलग मैटर है, संरक्षण भी जीन प्याजे का ही है, लेकिन ये अलग मैटर है। क्या है ये वो होता है कि किसी भी चीज के मूल तत्व का आकार और आकृति बदलने से वो मूल तत्व कभी नहीं बदलता। जैसे मिट्टी का घड़ा बना लो या मिट्टी की गुल्लक बना लो, मिट्टी तो मिट्टी रहनी है, तो वो संरक्षण होता है। ये आपको थ्योरी में मैंने पढ़ाया था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ये जीन प्याजे से रिलेटेड है ही नहीं। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका डिस एक्विलिब्रेशन। ठीक है, क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। और पूरी क्लास किया करो भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीच बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। 4 क्वेश्चंस करेंगे फिर भाग जाएंगे, फिर आएंगे 15 मिनट बाद, तब तक 5 क्वेश्चंस निकल चुके होंगे। तो ये गेम मत खेला करो, ये मतलब अच्छे स्टूडेंट्स की क्वालिटी नहीं है ना। कई बार ऐसा लगता है हमें कि ये क्वेश्चंस तो मुझे आता है तो चलो इसको छोड़ देता हूँ, बाद में तब तक चाय पी के आ जाता हूँ। ये गलत तरीका है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो भी आपको करने हैं सॉल्व। जब आप लगातार पूरे 30 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस एक बार में हो रहे हैं वो लगातार करते हैं, तभी असली रिजल्ट का पता चलता है। कभी भी छोड़ छोड़ के करेंगे तो असली रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा, ये बात 100% याद रख लेना, क्योंकि दिमाग हमारा ऐसे ही काम करता है। अब ये दिक्कत कब आती है, जब आप एग्जाम में बैठते हैं। आप देखो कई बार हम ये करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि जब हम घर पे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमेशा एक ही सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे कि भाई आज तो मैं सीडीपी पढ़ूंगा, 3 घंटे 4 घंटे सीडीपी ही पढ़ रहे हैं। अगले दिन आज तो मैं मैथ ही पढ़ूंगा, पूरे दिन मैथ ही पढ़ रहे हैं। या जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तब भी यही काम करते हैं आप, कि जैसे मॉक टेस्ट लगाने बैठे, सीडीपी का मॉक टेस्ट लगाऊंगा, आज मैंने 200 क्वेश्चन सीडीपी के सॉल्व कर दिए, और अगले दिन ईवीएस के लगाऊंगा, है ना। और इससे की सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है पेपर में। पेपर में 5 सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, 20 मिनट के बाद आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। अभी सीडीपी सॉल्व कर रहे थे तो 20 मिनट में नहीं होगी तो 30 में होगी, 30 मिनट के बाद तुरंत मैथ सॉल्व करना है। आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा आपका, क्योंकि आपने अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेंड ही नहीं किया कि मुझे सब्जेक्ट भी बदलने होते हैं। आपने अपने दिमाग को ट्रेंड ही नहीं किया कि सब्जेक्ट भी बदलने होते हैं। आपने दिमाग को ये कह रखा है कि 4 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो दिमाग आपका दूसरे सब्जेक्ट पे आते ही हैंग हो जाएगा, और जो क्वेश्चंस आपको आते थे वो भी कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये सारे एक्सपीरियंस करे हुए हैं भाई, बहुत एक्सपीरियंस लेके आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ मैं, यहाँ पे आया हूँ ना तो 12-15 एग्जाम क्लियर करके तब आया हूँ, तो सारी चीज़ें आपको अनुभव से बताता हूँ। हमेशा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, और ये चीज़ तो कभी नहीं करनी चाहिए कि बीच के सवाल छोड़ दो। जब कर रहे हो तो लगातार करो, वरना तो मत ही करो। चलिए, अब ये काम की चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ आपको अपना समझ के। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। चलो कमेंट में आंसर तो आपने लिख ही दिया होगा, कोई बचा है तो लिख दो जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी से अपना आंसर। जी, यस सर आई अंडरस्टैंड। देखिए अब यहाँ पे हम बात करें तो देखो आप सबको पता है इसने पूछा क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण। वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो पहली अवस्था में ही आ जाता है, संवेदीगामक अवस्था में। होता क्या है ये, होता यह है कि वस्तु के प्रेजेंट होने का अनुभव, वस्तु के अस्तित्व होने का अनुभव को ही वस्तु स्थायित्व कहते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है ना, 3-4 महीने का, 5-6 महीने का, तो उसको चीजों का फर्क नहीं पड़ता। यानी अभी उसके सामने आपने कोई खिलौना दिया है तो वो खेलता रहेगा, थोड़ी देर में उस खिलौने को आप वहां से लेके कहीं और ले गए, उसके छीन के आपने कहीं अलमारी में रख दिया, भूल जाएगा वो आपसे, ना रिएक्ट करेगा ना पूछेगा कहाँ गया, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में इमेज बची ही नहीं है उसकी। वो तुरंत उसको भूल जाता है, जो चीज सामने है बस वो है और कुछ नहीं है। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब बच्चा हो जाता है 16 महीने का, 18 महीने का, 20 महीने का, तो इस उम्र के बच्चों में ये गुण आने लगता है कि अगर आपने इनका खिलौना छिपा दिया तो अब ये आपका दिमाग खा जाएंगे, रो रो के, छीन छीन के, ढूंढने की कोशिश करेंगे, कभी बेड के नीचे घुस जाएंगे, घुटने घुटने के बल चल चलते, तो ढूंढते हैं ये चीजों को, क्योंकि इनको पता है कि आपने खिलौना हमारे से छीन तो लिया, लेकिन वो कहीं तो होगा घर में, कहीं तो आपने छुपाया है। यानी उस वस्तु के प्रेजेंट होने का अनुभव इनको होता है, इसी को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। अब चूंकि ये 18-20 महीने में आ जाता है, तो संवेदीगामक अवस्था जो है ये आपकी 24 महीने तक चलती है ना।
यानी 2 साल की उम्र तक चलती है, तो इसलिए ये पहली अवस्था में ही आ जाता है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, केवीएस के बारे में बताना भूल गया आप लोगों को। कल मैंने आपसे कहा था कि केवीएस की क्लास होगी 3 बजे से, तो उसका थोड़ा सा टाइम हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए आज नहीं हुई। जो केवीएस की क्लास होगी वो 3 बजे से नहीं होगी, वो 5 बजे से होगी। ठीक है? क्योंकि 3 बजे जो है दोपहर का समय रहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवीएस में तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूलों में पढ़ाते हैं या जॉब करते हैं, तो वो शाम तक आ जाएंगे अपना जॉब वॉब करके। तो इसलिए अब केवीएस की जो क्लास होगी वो 5 बजे से होगी। ठीक है? तो ये टाइम अब आपका थोड़ा 5 बजे वाला ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, या फिर यंत्र उद्देश्य अभिविन्यास, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या कानून और व्यवस्था? तो कौन से चरण में है भाई बच्चा, बताओ, कमेंट करके जल्दी लिखो अपना आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे आप। हम्म। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना आंसर। चलो बढ़िया कर रहे हो, लिखते रहो अपना आंसर। देखिए आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछा है इसने, रमन जो है एक लड़का है या लड़की है वो फर्क नहीं पड़ता है, बच्चा है। हिंज के सामने प्रस्तुत की, हिंज की दुविधा उसके सामने प्रस्तुत की और कहा, बच्चे ने क्या कहा, उसको पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। यानी उसको किस बात की चिंता है, समाज की चिंता है कि समाज की व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, समाज में एज इट इज चलता रहे मामला। तो ये जो समाज वाला जो गुण आता है, ये कौन से चरण में आता है? ये आता है फोर्थ चरण में, चौथे चरण में। और चौथा चरण का नाम क्या है? कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इस अवस्था में बच्चा कहता है कि सभी लोगों को कानून का पालन करना चाहिए ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो लोग, जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर को मारेंगे, कोई किसी की चीज छीन लेगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई किसी के घर में कब्जा कर लेगा, तो सामाजिक अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए हर इंसान को कानून का पालन करना जरूरी है। ये बात इस चरण में बच्चा कहता है, चौथे चरण में। ठीक है? तो यही बात वो बच्ची कह रही है, इसका मतलब वो कानून और व्यवस्था अभिविन्यास वाले चरण में इस समय मौजूद है। ये आपका कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न है। तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी इसकी तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कॉलबर्ग बाई एस ए टीचर अकेडमी, तो पहले नंबर पे मेरा लेक्चर आ जाएगा, वो देख लेना आप लोग। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देता है। दूसरा है बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। और तीसरा ऑप्शन है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। डी ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलो लिखो अपना आंसर। सर जुलाई सीटेट नहीं होगा क्या? नहीं भाई, जुलाई तो अब निकलने वाला है, अब कहाँ सीटेट हो रहा है? तभी तो मैंने आपके देखा नहीं, आपने सब कुछ क्लास में दिसंबर लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाना चाहिए। लिखिए जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर। हाँ जी। और क्या कहा आपसे? कहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार के हिसाब से कौन सी बात इनमें से सही हो जाएगी? सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सामाजिक जुड़ाव कहते हैं कि बच्चे मिलजुल के सीखें, आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि सहयोग के बिना अच्छे से नहीं सीखेंगे, बल्कि सहयोग के द्वारा अच्छे से सीखेंगे, मतलब मिलजुल के ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करेंगे, ये भी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि संकेत और मदद जो है वो अधिगम को बढ़ाते हैं, ना कि घटाएंगे।
अवरोध नहीं पैदा करेंगे बल्कि सहयोग देंगे। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ये बात इनके हिसाब से सही है, क्योंकि सांस्कृतिक उपकरण का मतलब यही है जो आपका कल्चर होता है, जो आपके समाज में रीति रिवाज होते हैं। तो समाज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके हिसाब से, इनके सिद्धांत का नाम भी यही है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इस हिसाब से इनका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, लाइव क्लास का यही फायदा होता है कि आप लाइव में अपना डाउट पूछ सकें। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यानात्मक शिक्षण या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो तुरंत अपना आंसर लिखेंगे। गारंटी बैच में हिंदी का प्लेलिस्ट बना दीजिए। जी बिल्कुल बना देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। लिखिए तुरंत अपना अपना आंसर जल्दी से। चलिए, और 500 लाइक्स हमारे कंप्लीट होने ही वाले हैं बहुत ही जल्द। 6 लाइक अभी बचे हुए हैं, तो ये 6 बच्चे जल्दी से कमेंट को नीचे करो और लाइक करके आओ जल्दी, अच्छे बच्चों की तरह फटाफट से। एक बार 500 लाइक कर दो फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा थोड़ा मोटिवेशन के साथ, है ना। जिसने लाइक नहीं किया तुरंत कर दो। बढ़िया आंसर कर रहे हो, क्या बात है, सबका सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ज़बरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, इसने बोला कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि है जो अधिगम को आगे बढ़ाएगी। समुन्नत मतलब प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। निष्क्रियता तो हमेशा गलत रहेगी। सहभागी अधिगम बहुत बढ़िया चीज है, किसके हिसाब से? वाइगोत्स्की के, क्योंकि वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत सहयोग पर डिपेंड करता है। कहते हैं कि समाज में मिलजुल के काम करेंगे तो जल्दी सीखेंगे, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जो भी है। व्याख्यानात्मक शिक्षण जो है वो प्रगतिशील शिक्षा के हिसाब से गलत होता है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे एक्सप्लेनेशन मेथड से नहीं सीखते, ये बड़े बच्चों के लिए होता है। इंटर के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तब आप एक्सप्लेन करेंगे। छोटे बच्चे को एक्टिविटी करा के सिखाना पड़ता है, क्योंकि व्याख्यान में टीचर तो एक्टिव रहता है, बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, बच्चे सिर्फ सुनते हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। उद्दीपन प्रतिक्रिया वाला ये व्यवहारवाद में आता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और हमें व्यवहारवाद से नफरत है सीटेट वालों को, है ना। व्यवहारवाद निगेटिव चीज होती है, हमें चाहिए रचनावाद यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग। क्लियर बात समझ आ गई है? आगे बढ़े। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? पहला ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या, दूसरा है पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, तीसरा है वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना, और डी है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो बताएंगे आप कमेंट करके, आंसर जल्दी से लिखेंगे। बहुत जबरदस्त क्लास है और मजा भी आएगा आपको, सारी चीजें क्लियर होंगी। जी सर, आज आप सूरजमुखी का फूल लग रहे हैं, अरे वाह। अच्छा, मैंने येलो पहना है इसलिए कह रहे हो? चलो थैंक यू वेरी मच सर, आपकी वजह से मेरे सीटेट में 91 नंबर आया था, थैंक यू सो मच जैद। अच्छा पास हो गए, 91 तो बहुत बढ़िया है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन जैद भाई। हाँ जी, लिखिए आंसर। सी ऑप्शन दे रहे हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर, आपका सी वाला ऑप्शन चल रहा है। ओके, काजल कुमारी, रजनी कुमारी, दिलकश और प्रियंका, दानिश था। चलिए, सी ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादातर, बाकी देखते हैं किसका सही होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के हिसाब से मानकीकृत पाठ्यचर्या तो गलत रहेगी। मानकीकृत का मतलब है कि सब बच्चों को एक लाठी से आंकना, है ना, वो गलत बात है, क्योंकि बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता है, तो आपको पाठ्यचर्या भी अलग अलग अपनानी पड़ेगी भाई, एक जैसी नहीं चलेगी। मानकीकृत मतलब एक जैसी पाठ्यचर्या। पुरस्कार और दंड देना क्या है? ये बाह्य अभिप्रेरणा है, तो बाह्य अभिप्रेरणा नहीं चाहिए हमें, हमें आंतरिक वाली चाहिए, बाहर वाली नहीं चाहिए, अंदर वाली चाहिए, घर वाली। वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देंगे आप? यस बिल्कुल, आपको वैयक्तिक विभिन्नता को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, और व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से पढ़ाना है। योग्यता का सत्तावादी मत, सत्तावादी मत का मतलब ये हुआ कि योग्यता फिक्स होती है। सत्य का मतलब होता है फिक्स हो जाना, यानी योग्यता बढ़ नहीं सकती, तो ये मानना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि योग्यता बढ़ती है। और जाहिर सी बात है भाई, कोई भी चीज सीखोगे तो बढ़ेगी ना योग्यता। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक चीज नहीं आती तो जिंदगी भर नहीं आएगी, ऐसा होगा? भाई आपको बाइक नहीं आती, सीखो, आ जाएगी चलानी। कार नहीं आती, आ जाएगी, सीखो तो सही। मैथ नहीं आता, सीखोगे, आ जाएगा, है ना। तो समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आएगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि योग्यता कभी ना बढ़े। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, सही हो जाता है सी वाला ऑप्शन।
सर जी हमें आंतरिक प्रेरणा चाहिए, हाँ बिल्कुल आंतरिक प्रेरणा चाहिए, बाहर वाली के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। चलिए अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, पहला ऑप्शन है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। दूसरा है एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी है बुद्धि जो है वो कई प्रकार की होती है, कई इसमें छूट गया है भाई, मैं लिख देता हूं, है ना। बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि, विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी लिखेंगे फटाफट से आंसर। बहुत बढ़िया लिख रहे हो जी। भाई लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई, हैं? बताओ अच्छा नहीं लग रहा मैं तुम्हें, या क्लास अच्छी नहीं लग रही है? करो तो लाइक करो यार, ऐसे ऐसे कंजूसी करोगे तो कैसे काम चलेगा। 1,000 लाइक का टारगेट हम रखते हैं, ज़्यादा भी नहीं, 1,000 लाइक केवल लाइव क्लास में, और उसी में आप कंजूसी करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। सब लोग लाइक करो ईमानदारी से, अब कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं लाइक करने में, तो एक लाइक कर दो, मैं मोटिवेट रहूंगा तो आपको अच्छा पढ़ाऊंगा और ज़्यादा। चलिए यहाँ पर चलते हैं, ज़्यादातर लोगों का चल रहा है डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ज़्यादातर लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी देखेंगे किसका सही होता है किसका गलत। देखिए इसने बोला है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर ने बात बोली है कि कितने प्रकार की बुद्धि होती है। पहले तो इनकी बुद्धि का नाम क्या है, सॉरी इनके सिद्धांत का नाम क्या है? तो इनके सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना। क्या नाम है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत में ही आपकी बहू, आपकी बहू नहीं बहू मौजूद है ना। कभी आप कहें कि मेरी बहू हार्वर्ड गार्डनर के पास, है ना, आपकी बहू जो है इनके पास मौजूद है यहाँ। तो बहू का मतलब है बहुत सारी, कहेंगे बहुत, बहू बहुत सारी कैसे हो सकती है, बहू तो एक ही होती है ना। तो बहू जो है वो बहुत सारी है इनकी। तो यानी बुद्धि बहुत सारी होती है, विभिन्न प्रकार की होती है, एक नहीं होती सिंगल, कई सारी होती है ना। तो यहाँ पर जहां पर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी शब्द मिले वही आंसर आपका राइट होता है। अब बहू से रिलेटेड शब्द बताऊं आपको कौन कौन से होते हैं। विभिन्न, बहू को विभिन्न भी तो कह सकते हैं, बहुत सारी यानी विभिन्न प्रकार की। विविध भी होता है, वैविध्य भी होता है ना, अनेक भी होता है। तो ये वाले वर्ड जहां आपको देखने को मिले वहीं आंसर राइट लगा दो। तो मुझे तो यहाँ मिल गया कई प्रकार की और विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न स्तर, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्लियर, समझ में आई? हर बच्चे में एक समान नहीं हो सकती बुद्धि, क्योंकि सब में अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट। एक सामान्य योग्यता भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि कई प्रकार की है, एक एक नहीं है, सिंगल नहीं हो सकती। 9 प्रकार की बुद्धि का जिक्र हार्वर्ड गार्डनर ने किया है, 9 प्रकार की। फिर कह रहे हैं जन्म के समय ही फिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता। बुद्धि आपको मिलती है माता पिता से, लेकिन उसका डेवलपमेंट तो आपका यहीं होगा ना, समाज में, वातावरण में। तो जन्म से फिक्स नहीं हो सकती, बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है वातावरण में, प्रशिक्षण के द्वारा। तो आंसर राइट होगा डी ऑप्शन। क्लियर, यस और नो? कमेंट में लिख के बताओ जल्दी, यस और नो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं सर जी हमारा तो शादी नहीं हुई है तो बहू कहाँ से आएगी, हाँ सही कह रहे हो। बहू बहुत सारी होती हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो लिखो अपना अपना, जल्दी जल्दी बताओ, कोई डाउट तो नहीं है। बहू से रिलेटेड तो दूल्हा है सर, हाँ ठीक है, दूल्हा दुल्हन सब बढ़िया है, खुश हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ये है आपका, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क है आपका, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर करता है। अब बताओ ए और आर में से कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर आप लोग, चलो फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। लाइव क्लास कितने बजे से होता है? लाइव क्लास होता है 7 बजे से, शाम को 7 बजे आपका लाइव क्लास स्टार्ट होता है, शाम को 7 बजे। और एक क्लास दिन में 12 बजे, ठीक है। क्लियर? चलो लिखो जल्दी जल्दी, अपना अपना आंसर लिखते रहो। देखिए इसने बोला अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत,
सामाजिक और रचनावादी का क्या मतलब है? रचनावादी का मतलब है करके सीखेगा बच्चा, उसमें बच्चा ही काम करेगा, टीचर नहीं करेगा, बच्चा ज्ञान ज्ञान का निर्माण कौन करेगा? बच्चा। सामाजिक मतलब मिलजुल के। तो इसमें क्या होगा? अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल दिया जाता है। तो ठीक है, क्योंकि मुद्रित समृद्ध परिवेश अच्छा होता है, यानी ऐसा परिवेश जहां पर बच्चे को सीखने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, उसको कहेंगे। फिर कह रहे हैं भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि भाषा विकास बिना परिवेश के तो सीखा ही नहीं जा सकता। आप समाज के बिना भाषा नहीं सीख सकते। वो कह रहा है कि पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर, यानी जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे भाषा सीख जाएगा, उसको समाज की जरूरत नहीं है। गलत है ये, बिना किसी समाज के नहीं सीखेगा। आप उस बच्चे को जंगल में ले जाके छोड़ दो, चाहे वो 20 साल का हो जाए, भाषा नहीं आएगी उसको। मोगली है, टार्जन है, इतने सारे एग्जाम्पल है। तो पहला तो सही है, लेकिन आर गलत है, तो आंसर राइट होगा सी ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर गलत है। समझ गए? चलिए जी, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे तुरंत। भाई जितने भी नए बच्चे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अगर आपको सीटेट पास करना है ना, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे बटन आ रहा होगा इधर रेड वाला, तुरंत सब्सक्राइब करो फटाफट से, वरना तो मिस हो गया ना क्लास, तो फिर ढूंढते रह जाओगे। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है, इस तरह के कथन खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। पहला ऑप्शन है जेंडर समानता, दूसरा है जेंडर समता, तीसरा जेंडर सशक्तिकरण और फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिता। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखिए तुरंत अपना अपना आंसर। चलो, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छे। यही चाहिए, यही उम्मीद है आप लोगों से। जी, तो क्या पूछ रहा है आपसे? सीधा सीधा पूछ रहा है कि लड़के जो है वो शक्तिशाली और कठोर होते हैं। कठोर मतलब सख्त हैं, है ना? मतलब उनमें वो पिघलते नहीं है कहीं भी। वो डायलॉग सुना है, वैसे मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ पर यहाँ मैं पिघल गया। तो लड़के बड़े सख्त होते हैं, वो इमोशनली रोते भी नहीं है, किसी के सामने अपना दर्द बयान नहीं करेंगे। और लड़कियां जो है वो बड़ी नरम दिल होती हैं। तो हालांकि ऐसा हम समाज में सोचते तो हैं, लेकिन ऐसा सोचना क्या है? गलत है, रूढ़िवादिता है। क्या है? रूढ़िवादिता है। अब ऐसा आप कहेंगे कि ये बात तो सच है सर, होता तो ऐसा ही है कि लड़के जो है इमोशंस नहीं जाहिर करते, लड़कियां जाहिर कर देती हैं। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने सिखाया ही ऐसा है। ये दुनिया बचपन से ही, पैदा होते ही उसको ऐसा ही बना देती है। बच्चे आप लोगों से ही सीख कर ऐसे बने हैं। अगर उनको ऐसा सिखाया ना जाता तो वो ऐसे नहीं बनते, वो दोनों इमोशनली एक जैसे ही होते। हालांकि कुछ अगर नेचुरली थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो है नेचुरली, लेकिन आप ये मान के ही चल रहे हैं तो ये तो आपकी रूढ़िवादिता हो जाएगी। तो दिमाग में ये चीजें नहीं रखनी कि लड़के ही कठोर होंगे, शक्तिशाली होंगे। ये बात रूढ़िवादिता के अंदर आएगी आपके, है ना? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, दूसरा है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, तीसरा ऑप्शन है उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के लिए अवसर देकर, और डी है आपका उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण यानी लेबलिंग व पृथककरण करके। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर। अच्छा, आज पहली पहली बार किसकी क्लास है भाई? सर आप सीरियसली पढ़ाते हैं, सही है, सीरियसली पढ़ाते हैं। अच्छा, ज़्यादा सीरियस हो गया क्या मैं? लगता है सर जी सारे मूवी को देख चुके हैं, डायलॉग इनको इस सारे याद रहते हैं। हाँ कह सकते हो भाई, मूवी देखने का शौक है मुझे तो। कौन कौन है आज जो पहली पहली बार क्लास देख रहा है? नए बच्चे कौन कौन है? कौन है न्यू पर्सन? पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। किस किस का है पहली पहली बार? हमारा है। अच्छा सचिन, झूठ मत बोलो यार, तुम तो रोज पढ़ने आते हो। सही वाले आंसर दो, ये झूठ के बोल रहे हो। हम्म। जी। अम्बलिका, अच्छा। चलो ठीक है। जी। हाँ दिख गए, दिख गए, आप लोग दिख गए नए वालों।
दिख गए। चलो बढ़िया से मेहनत करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। देखो, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं करना, निगेटिव वाला पूछ रहा है। बहुविध तरीके से जानकारी देना अच्छी बात होती है, क्योंकि बहुविध वाली कक्षा में आपके विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी पर काम करने के अवसर देंगे, ये भी पॉजिटिव बात रही। बहुविध तरीकों से कार्य में शामिल करेंगे, ये भी अच्छी बात है। बहुविध तरीके से नामीकरण करेंगे, ये गलत बात है भाई, है ना। नामीकरण करना और पृथककरण करना क्या हो जाता है, निगेटिव, यानी बच्चों में बंटवारा कर रहे हो आप। पृथककरण मतलब बच्चों को में भेदभाव कर रहे हो, बच्चे को अलग अलग बांट रहे हो कैटेगरी में, तो ये निगेटिव चीज है, क्योंकि समावेशी शिक्षा सब चाहती है कि सब एक साथ रहे, है ना। तो आपका डी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। क्यों करते हैं आकलन आप, आखिर क्यों चाहते हैं आप कि बच्चे की जांच की जाए, बच्चे की परीक्षा ली जाए, क्यों चाहते हैं आप, है ना, बताएंगे आप। विद्यार्थी में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। दूसरा है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। तीसरा है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक देना। डी है आपका विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे आप अपना आंसर। आई एम गारंटी बैच स्टूडेंट, हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर, आप ऐप पे क्लास कब से स्टार्ट चल रही है, ऐप पे तो क्लास आपकी स्टार्ट क्या होनी है, चल ही रही है। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर। और हमारे जो है 600 लाइक्स होने में केवल 2 ही लाइक बचे हैं। तो कौन है वो 2 लक्की पर्सन जो 600 लाइक पूरा करके आएंगे, कौन है वो लक्की पर्सन जो 600 वाला लाइक पूरा करेगा, जल्दी करके आओ फटाफट से। हमें बताइए टीचर बनने के लिए एज कितना होना चाहिए। एज कितना होना चाहिए, देखो अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग एज होती है। प्राइमरी टीचर बनना है, वो भी दिल्ली में या सेंटर लेवल पे, तो 30 एज होनी चाहिए। और अगर आपको स्टेट लेवल पे बनना है तो 37 से लेके 40। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आ जाते हैं तो 43 45 तक भी आप टीचर बन सकते हैं स्टेट लेवल पे। और अगर इस सेंटर लेवल पे बनना है तो 30 पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल पे बन सकते हो। और 35 में है तो टीजीटी, 40 में पीजीटी बन सकते हो। आकलन का मुख्य कारण यानी आकलन लेने की वजह क्या है ना। आखिर क्यों करते हो मुझसे प्यार, नहीं मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन क्यों करते हो, बस करता हूं मैं तुमसे प्यार। अरे कारण तो बताओ, क्यों कर रहे हो। मैं खुद से प्यार मैं नहीं करता, मैं खुद को बुरा लगता हूँ, या मैं खुद को बुरी लगती हूँ, आईने में देख के मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है, तू कौन होता है मुझे प्यार करने वाला। तो भाई साहब, विद्यार्थियों की परीक्षा में भय पैदा करना, डराना, डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियां और चुनौतियों की पहचान करना, ये परफेक्ट चीज है भाई आपकी। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इससे जब आपको ये पता चलेगा कि बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है और बच्चों की कमियां क्या है, तो फिर सुधार अच्छे से कर पाएंगे आप, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें रह गई हैं उसको ठीक से कर पाएंगे, उसको दोबारा सिखा सकते हैं आप। बच्चों के निष्पादन के हिसाब से उन्हें फेल कर देना या पास कर देना कि अगली क्लास में भेजना या नहीं भेजना, ये तो फाइनल परीक्षा की बात होती है, जब आप योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। विद्यार्थियों को श्रेणी देना, ये वर्गीकरण तो बहुत गंदी बात होती है कि बच्चों का बंटवारा कर रहे हो, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है यहाँ पर, समझ गए, है ना। यस और नो। गुरुजी नए स्टूडेंट सुशील कुमार, चलिए स्वागत है आपका। आपको कोई प्यार क्यों करेगा, हाँ वो जो वो है ना वहाँ के बाबा जी मथुरा वाले, वो कहते हैं ना, आखिर आपसे क्यों करेगा कोई प्यार आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, है ना। सही बात है उनकी, क्यों करेगा। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, दूसरा है स्वचिंतन यानी प्रतिबिंबन, तीसरा ऑप्शन है कंठस्थीकरण और चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में जल्दी आंसर लिखो अपना। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया कर रहे हो, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो, सीटेट तो क्या, सीटेट में टॉपर बनोगे, पास तो बहुत छोटी बात है।
लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। हाँ जी। देखिए तो क्या कह रहा है ये, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, तो किस कौशल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभिसारी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभिसारी केवल एक तरीके पर अटक जाता है ये आदमी, इसको कुछ और आता ही नहीं है ना, इसको दूसरा तरीका नहीं आता। हमें चाहिए अपसारी चिंतन वाला, जो कि इसने दिया नहीं। तो हमें स्वचिंतन करना पड़ेगा, यानी सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, और खुद ही दिमाग लगाओ। अपना दिमाग खुद लगाओगे तो नई चीजें सीखोगे। और अगर दूसरा ही आपको उत्तर बताता रहेगा तो आप जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे। ऐसा आपका घर में भी होता है, जब मम्मी रोज खाना बना के देती है ना, रोज खाना बना के बढ़िया पका के सामने थाली परोस के दे रही है, तो आप कभी खाना बनाना नहीं सीखते। तभी तो लड़के जब बाहर निकलते हैं ना घर से, कहीं पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने, तो जब उनके सामने ये दुविधा आती है कि खाना कहाँ खाएं, होटल पे भी अच्छा नहीं मिलता, जब वो पहली बार खाना बनाते हैं, तब उन्हें लगता है कि काश पहले सीख लेना चाहिए था। क्योंकि रोटी ऐसी बनती है जैसे पापड़, और एक तरफ से काली एक तरफ से गोरी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें। और सब्जी में कभी नमक भूल जाते हैं डालना, तो कभी इतना डाल देते हैं जो खाया ना जाए। हमारे साथ भी हुआ है, और एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। जब मैं पहली बार अपने घर से निकला था, पढ़ाई करने गया था, भाई मेरे को कुछ नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि आटे में पानी कैसे डलता है, ये भी नहीं पता था। तो मैंने ऐसा पानी डाला उसमें, वो भाई ऐसा हो गया, लई टाइप की बन गई उसकी तो। अब वो एक मेरा मामा का लड़का था साथ वगैरह, ये क्या है भाई, इसकी रोटी कैसे बनाएगा तू। मैंने कहा मुझे नहीं पता अब कैसे बनाऊंगा, तू बता मुझे कैसे बनेगी। तो ये चीज़ें होती हैं शुरू शुरू में बड़ी। और मेरी रोटी जलती बहुत ज़्यादा थी, बीच में से पापड़ जैसी, किनारे किनारे सॉफ्ट रहती थी, बीच वाला जो गोल हिस्सा होता है ना, वो एकदम कड़क, जैसे ऐसे टूटती थी ना, कड़ की आवाज़ आती थी उसमें। ऐसा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब दूसरा आदमी आपको उत्तर देता रहेगा तो आप खुद नहीं सीख सकते, आप सेल्फ करेंगे खुद से तब सीखेंगे। कंठस्थीकरण रट्टा मारना है, निष्क्रिय सीखा नहीं जाता कुछ भी, सक्रिय होना चाहिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप बात को, है ना। यस और नो, समझे कि नहीं समझे। चलो जी अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं तुरंत फटाफट से। जी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ टीचर जी, कोई बताओ कि मैं आज आ गई हूँ रानू। अच्छा जी, आप नए हैं, चलिए स्वागत है आपका। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। दूसरा है उनके माता पिता शिक्षा की महत्व नहीं समझते। सी है आपका कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित करता है, सॉरी संबोधित नहीं कर पाते। डी है आपका बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए तुरंत अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, लिखते रहो अपना आंसर जल्दी से। हाँ जी, लिखो जल्दी जल्दी। मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। हॉस्टल में तो बना बनाया खाना मिल जाता होगा, है ना। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। और लाइक भी करते रहो, और जितने नए स्टूडेंट है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, काम आएगा आपके पूरे जीवन काल में। नौकरी अगर सरकारी लगानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं, अब सुविधा वंचित का मतलब ये होता है जिनको सुविधा नहीं मिल पाई। ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो बहुत गरीब थे, जहां उनके आसपास कोई स्कूल नहीं था, और उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनको नहीं पता था स्कूल भेजा जाएगा बच्चों को। तो वो बच्चे पहुंच नहीं पाए स्कूल में। लेकिन अब उनका एडमिशन हुआ, और बच्चे जब विद्यालय में आ चुके हैं, तो वो बच्चे निम्न स्तर का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और जाहिर सी बात है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि बच्चे अगर निम्न स्तरीय परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है या कौन कारण बनेगा इसका। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं पर आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देते। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ये बात भी है ना। सभी बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए भी इनकी गड़बड़ हो सकता है। माता पिता की तो कोई गलती नहीं होती इसमें। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। यार ये भी पॉजिटिव है।
बाकी देखते हैं आगे। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सामाजिक परिवेश ही सारा। अब इसमें दो ऑप्शन सही कैसे हो सकते हैं भाई? विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वाला आंसर राइट होगा ना, तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि अगर सभी बच्चों की आवश्यकता पूरी कर दी तो फिर तो परफॉर्मेंस किसी का भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर टीचर सभी बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, जैसे कि ये बच्चे अगर गरीब परिवार से या ऐसे जगह से आए हैं जहाँ सुविधा नहीं थी, तो इनको अब आप सुविधा दो ना। अब आप उनको उन्हीं लेवल से पढ़ाओ जितना उनका स्तर है, उसी के हिसाब से डीएलएम, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें। अगर आप सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे का परफॉर्मेंस गिरेगा। तो यही कारण होता है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, समझेंगे बात को। क्या कहता है कि विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंत्यक्रिया का परिणाम है। तो विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक या मानवीय अधिकार? बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो जल्दी से अपना आंसर। जी, ओहो, देख नहीं पाए, निगेटिव था नाजरा खान भाई। ध्यान से देखा करो प्रश्न को, मैंने ये बात आपको पहले ही बताई हुई है। चलो 700 लाइक्स होने वाले हैं भाई, 700 लाइक्स, 1000 का टारगेट है। 700 में 3 कम है अभी, तो 3 बच्चे कौन है वो 3 लक्की पर्सन जो 700 लाइक पूरे करके आएंगे? कमेंट को नीचे कट करो और जल्दी लाइक करके आओ एक बार। कौन है ये 3 इडियट्स हमारे लक्की वाले जो जल्दी करके आएंगे फटाफट से? चल रहा है आपका आंसर, कुछ लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है और कुछ का आ रहा है सेकंड, एक दो का ही है, ज़्यादातर तो सी ऑप्शन वाले हैं। देखते हैं ज़रा। विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच की चीज है, तो विकलांगता किसके अंदर? चिकित्सीय तो तब होती ना जब हम फिजिकल की बात करते कि भाई विकलांगता जो है वो बीमारी के कारण हुई है, विकलांगता कुपोषण के कारण हुई है, तो तब चिकित्सीय में आता। अभी चिकित्सीय वाला बात नहीं हो रही है, अभी सामाजिक और वैयक्तिक बात हो रही है। दानशीलता का कोई इसमें लेना देना नहीं है भाई, दान देने से और लेने से कोई लेना देना है इसका नहीं है। तो ये सामाजिकता से ही रिलेटेड है, सी ऑप्शन सही होगा। मानवीय अधिकार का मतलब ये था ह्यूमन राइट्स, मतलब सरकार द्वारा जो है आपको ये मान्यता दी जाती है कि सभी लोग समाज में एक बराबर हैं। तो वो तो इसका कोई लेना देना है नहीं इसका, तो इसलिए आंसर राइट होगा आपका सामाजिक। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और क्या कहता है नया प्रश्न आपका? आपका प्रश्न कहता है श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, यानी ज्यादा। सेकंड है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। तीसरा है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। और डी है सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे अपना आंसर आप। हाँ जी, चलो लिखो जल्दी जल्दी लिखो सब लोग कमेंट में, छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो आपसे कहा गया है कि श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों को अगर सफल बनाना है, यानी ऐसे बच्चे जिनको कम सुनाई देता है थोड़ा सा, तो इनके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि इनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा है, जब इनको सुनाई नहीं दे रहा तो फिर व्याख्यान विधि किसी काम नहीं आएगी। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षण, मौखिक भी इनके गलत हो जाएगा कि मौखिक टेस्ट लेना, क्योंकि जब आप मौखिक बोल के सवाल पूछोगे तो वो आपका जवाब दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आपका सवाल सुना ही नहीं है। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग पर निषेध लगा दिया। अब साइन लैंग्वेज से ये थोड़ी बहुत बात कर लेते, उसी पे आपने निषेध लगा दिया।
सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। यानी अगर आप मौखिक रूप से बोल रहे हैं तो उसके साथ साथ लिखित में भी आपको दिखाना है, जैसे पीपीटी या ब्लैक बोर्ड पे लिख दो वो चीज़ जो आप समझा रहे हो। तो यही आंसर आपका राइट होगा। अगर आप श्रवण बाधिता वाले बच्चे को पढ़ा रहे हो तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं कि मेधावी यानी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। दूसरा ऑप्शन है अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। तीसरा ऑप्शन है यदि कार्य चुनौती भरा हो तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। और डी है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन लगेगा आपको यहाँ पर सही है? चलिए तुरंत अपना आंसर लिखिएगा। हाँ जी, तो क्या कह रहे हो, कौन सा ऑप्शन है ज्यादा बेहतर आपका? चलिए, तो इसने बोला प्रतिभाशाली बच्चों की किस तरह की संभावना होगी। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो है वो 140 से भी ऊपर होता है। तो उनमें मूल बातों की सहज समझ नहीं होगी क्या? तो ये बात तो बहुत ही बेकार सी हो गई, है ना। उनमें समझ तो ज्यादा होगी। अपने सहपाठियों की तुलना में वो धीमे सीखेंगे, धीमे नहीं तेज सीखेंगे वो। यदि कार्य चुनौती भरा होगा तो क्या उसको छोड़ देंगे? वो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उनको मजा आता है चुनौती भरे काम में। समस्या समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ये वाला आंसर राइट होगा। वो प्रॉब्लम को छोड़ते नहीं हैं बल्कि उसका हल ढूंढने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे, यहाँ पर डी ऑप्शन इनके हिसाब से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहना चाहता है आपसे। कह रहा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये बच्चे जो होंगे, इनके साथ, इन विद्यार्थियों के साथ क्या चुनौती आएगी, किस प्रकार की चुनौती आपके सामने प्रस्तुत करेंगे? ये लिखित प्रदत्त कार्य के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच होगी। दूसरा है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन होगा। तीसरा है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। और डी है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान देना। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए लिखिए अपना आंसर तुरंत फटाफट से। थ्योरी का क्लास करा दीजिए। थ्योरी का क्लास गारंटी बैच में चल तो रहा है आपका? सर आप ईवीएस क्लास कब स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर, प्रीति सिंह? ईवीएस का क्लास आपका करा दूंगा, हफ्ते में बीच में हुआ करेगा, हफ्ते में 2 दिन ईवीएस का क्लास। डेली नहीं हो सकता लेकिन हफ्ते में 2 दिन हो सकता है। देखो एडीएचडी वाला जो बच्चा होता है इसकी अटेंशन कम होती है भाई। ध्यान जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, ये आपकी 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं सुनेगा। और ये ज़्यादा लंबे काम एक साथ नहीं कर सकता, उठ के भाग जाता है क्लास से ही। तो इसके लिए क्या काम करेंगे आप, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो इस तरह के विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो अगर लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का सुगम्य पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, और बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान देना, कौन सा प्रावधान है जो इस तरह के बच्चों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? यानी निगेटिव प्रश्न है भाई। लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी दे रहे हो आप, ठीक है। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि इसने आपसे नेगेटिव बात पूछी है भाई, पॉजिटिव नहीं पूछी। ध्यान से देखोगे अगर प्रश्न को, तो इसने पूछा यह है आपसे कि कौन सा तरीका जो है वो इन बच्चों के लिए डिस्टरबेंस पैदा कर देगा और ज्यादा मुसीबत पैदा कर देगा। तो आपका नेगेटिव प्रश्न है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पर जो है आपका, मुझे लगता है आपने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए थे, तो अब क्या करें, आपने
ठीक से समझ नहीं पाए होंगे तो होती है, गलती होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट जा रहा है भाई इसका, ठीक है। यानी कि अगर बिना किसी अंतराल के आप बड़े काम देंगे तो इसकी अटेंशन है 2 मिनट की, काम दे रहे हो आधे घंटे का, करेगा ही नहीं वो, है ना, उसको दिक्कत आ जाएगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। मुजम्मिल का सही हुआ है भाई, हाँ बहुत बढ़िया, मुजम्मिल मुजम्मिल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अभिकथन ए, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो ए और आर में से बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी दोनों सही है या एक सही है, चलो बताओ। हम्म। जैद ज्यादा बातें ना करो, है ना, तो ये आपस में बातें करने से अच्छी बात नहीं होती। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, बाकी इधर उधर की बातें मत करो। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको प्यार से कह रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा बातें करेंगे, चाहे वो कोई और भी हो, जैद नहीं, जैद के अलावा चाहे कोई भी होगा, अगर आप पर्सनल बातें कमेंट में करेंगे या किसी सी भी तरह की बातें, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप ज़िंदगी भर इस चैनल को नहीं देख पाएंगे, समझे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके फ्यूचर के साथ गद्दारी ना हो, तो तमीज़ से रहो और आराम से अपना पढ़ाई करो। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो अच्छी बात हो गई, बच्चा सक्रिय भी है, एक दूसरे की मदद से सीख भी रहा है, तो ठीक है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, इसलिए विद्यार्थियों को समूह समूह में ज्ञान सृजन करना चाहिए, ये बात भी सही है। और देखेंगे अगर ध्यान से तो दोनों ही ऑप्शन में सामाजिकता की बात चल रही है, सहयोग की बात चल रही है। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन रिलेटेड हैं, और जब रिलेटेड होते हैं तो व्याख्या सही होती है। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, समझ गए बात। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम या पारस्परिक शिक्षण? तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो कमेंट अपना फटाफट। बहुत बढ़िया, जल्दी कमेंट भी लिखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, है ना। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ्री में इतना बढ़िया चैनल मिल रहा है, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा फिर बाद में, समझ रहे हो। तो अभी सब्सक्राइब कर लो और सारी क्लासेस कंटिन्यू देखो। चलो लिखो अपना आंसर जल्दी जल्दी। लिखिए जल्दी से। सर क्वेश्चन नहीं आता तो ए बी सी डी सब करने लगता है। कोई बात नहीं, नहीं आता तो ऐसा ज़रूरी थोड़ा है सारे ही आएंगे आपको। अगर सारे आते तो पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, सीधे एग्जाम में बैठते हैं ना। अभी नहीं आते क्वेश्चन तभी तो सीख रहे हो ना। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका पर महत्व नहीं देगी? पहला ही ऑप्शन आपका सही है, व्यवहार अनुकूलन। क्योंकि कंडीशनिंग वाला जो होता है ये व्यवहारवाद है। ये क्या है? ये व्यवहारवाद है। और व्यवहारवाद जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा पे काम करता है, ना कि सक्रियता पे। ये बाह्य अभिप्रेरणा पे, आपने कुत्ते बिल्ली वाले सिद्धांत तो पढ़े हैं ना, उसमें बाहर से ही तो उत्प्रेरण दिया जाता है, वही व्यवहारवाद है। अब हम चाहते हैं कि बच्चा रचनावाद पे काम करे, सहपाठी अधिगम, ये भी अच्छी चीज है। अन्वेषण यानी खोज, बच्चा सक्रिय रहेगा। पारस्परिक शिक्षण, बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो सब पॉजिटिव है, बच्चा एक्टिव रहेगा। हम यही चाहते हैं कि बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण करे। तो पहला ऑप्शन निगेटिव है, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव है यहाँ पर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, तीसरा है आपका जिज्ञासा और अन्वेषण, और डी ऑप्शन है कंठस्थीकरण। चलिए बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। हमारे सर तो बेस्ट हैं। बिल्कुल सही कहा सर जी आपने। जी थैंक यू वेरी मच।
लिखो, जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 फिर से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, समझा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसमें कह रहा है वो कि किसके द्वारा बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे प्रभावशाली तरीके से। निष्क्रिय से तो नहीं सीख सकते, है ना। और पुरस्कार भी क्या है, बाह्य विप्रेरणा है। तो बाह्य वाला गलत होता है आपका। जिज्ञासा अच्छी बात है। अन्वेषण मतलब बच्चा सक्रिय रहेगा, खोज करेगा। कंठस्थीकरण रटने को कहते हैं, तो रटना भी गलत बात होती है। तो आंसर राइट हो जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों का विकास में बाधक है। अनुरूपक चिंतन, दूसरा है प्रक्रियात्मक स्थिरता, तीसरा है बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, और डी है आपका प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। ये प्रासंगिक है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कमेंट में लिखिएगा अपना आंसर। चलो बहुत बढ़िया। बाय बाय सर जी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, मेरा सारा क्वेश्चन सही हुआ है, माही गुप्ता। ठीक है जी माही जी। बाकी 15 मिनट और इंतज़ार किया करो, आप 8:15 से किया करो खाने का काम, है ना। क्योंकि क्लास छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं होती। सर मैंने 3 मार्च से गारंटी बैच लिया है, बट आप मेरा नाम कभी नहीं बोलते हैं। जयलाल शाक्य, अच्छा नाम नहीं बोलते आपका कमेंट में, इसलिए नाराज़ हो रहे हो। देखिए तो आपसे कह रहे हैं कि कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान में क्या करेगा, बाधक बनेगा। देखो अनुरूपक चिंतन वो होता है पहले जैसा चिंतन, यानी ऐसी कोई समस्या आपने पहले भी 1 साल पहले 2 साल पहले आपने सॉल्व की थी, तो वही उसी प्रकार से सोचना, वो अनुरूपक चिंतन होता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज होती है। क्योंकि हम पुराने आइडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर उसने काम किया था तो। प्रक्रियात्मक स्थिरता का मतलब होता है फंक्शनिंग को रोक देना, यानी प्रक्रिया ना करना। तो यही निगेटिव है आपका, इससे बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि बिना प्रक्रिया के आप समस्या को सॉल्व कैसे करोगे, आगे बढ़ोगे कैसे। बहुविध तरीकों से काम करोगे तो ये अच्छी चीज होती है समस्या समाधान के लिए। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा अपनाओ, दूसरा नहीं करता तीसरा अपनाओ। तो आप विभिन्न प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रासंगिक सूचना मतलब ऐसी सूचना जो उस समस्या से संबंधित हो। तो जब उस केस से संबंधित सूचना मिलेगी तो उस केस को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। आपका निगेटिव यहाँ पर एक ही था, वो है डी ऑप्शन। निगेटिव ही इसने पूछा था आपसे। ठीक है। जी आगे आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के वैकल्पिक अवधारणाएं समझा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। डी है विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। लिखिए भाई अपना अपना आंसर। प्रीति कुमारी सिंह, भाई आपका नाम भी लिख दिया। चलो 800 लाइक हमारे होने वाले हैं भाई, जल्दी जल्दी कर दो फटाफट से। 4 लाइक बचे हैं 800 होने में। तो ये 4 बच्चे कौन है, जल्दी करके आएंगे जो, कमेंट को नीचे करो, लाइक करके आओ फटाफट से। हाँ जी। आपस में ही लड़ते रहते हो यार, क्या क्या टीचर बनोगे रे, हाँ। इतना मतलब ऐसा व्यवहार होना चाहिए आप लोगों का, टीचर बनने जा रहे हो, गलत बात है। देखो वैकल्पिक अवधारणाएं जो बच्चों की होती हैं तो अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। वैकल्पिक अवधारणा का मतलब है कि हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग सोच होती है। विकल्प मतलब जो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं उसी को तो विकल्प कहेंगे। वैकल्पिक मतलब अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें सोचते हैं। तो वैकल्पिक अवधारणाओं को आप कोई चर्चा किए बिना अनदेखी करेंगे तो अनदेखी करेंगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगी।
विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देंगे, तो उनके विचार मर जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे बच्चों के साथ आप। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और समग्रता से इस पर चर्चा भी करेंगे, यानी अच्छे तरीके से इस पर चर्चा भी करेंगे। तभी वो बच्चे के जो दिमाग में विचार उत्पन्न हुए हैं उसका सही वे उसको मिल पाएगा, और बच्चे जो है उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ पाएंगे, है ना, और उसमें सुधार भी हो जाएगा। अगर कुछ गलत था तो दंड देना भी गलत बात है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर राइट होगा आपका सी ऑप्शन।